हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम क्लास 6 की हिस्ट्री एससीईआरटी बोर्ड की जो भी पीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जो है एससीईआरटी ही पढ़ानी है। तो सरकार का यही ध्येय है कि आपसे एससीईआरटी बोर्ड से क्वेश्चन को पूछें। देखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 प्रथम साम्राज्य कैसा था। 273 ईस्वी में, सॉरी 273 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बने। मगध साम्राज्य जो थी वहाँ पे शासन कर रहे थे कौन? बिंदुसार। तो बिंदुसार के बाद अशोक सम्राट जो है वहाँ मगध साम्राज्य का राजा बनते हैं। और यदि बात कर लें कि अशोक सम्राट जो थे किस वंश से थे, तो मौर्य वंश से। मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रशासनिक कार्य के लिए, राजा की सहायता के लिए उच्च पदाधिकारी जो थे उनको अमात्य कहते थे। जो प्रशासनिक कार्य करता था, देख रेख करता था, उसका जो उच्च पदाधिकारी होता था उसको अमात्य कहा था। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिलों की देखभाल, स्थानिक एवं गांव की देखभाल गांव के मुखिया, जिनको क्या कहते थे? ग्रामिक कहते थे। तो ग्रामिक कौन होता था? तो गांव की मुखिया को हम क्या कहते थे? गांव की मुखिया को ग्रामिक कहते थे। बात आती है उड़ीसा की, जो कलिंग था और बौद्ध धर्म अपना लिया गया। सुदर्शन झील गुजरात में है। इसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त जो मौर्य जो थे वह जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु की बात कर लें, कौन थे? चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी कौन थे? मेगास्थनीज थे। प्रथम यूनानी मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। वह कहाँ के थे? तो यूनान के निवासी थे। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक लिखी थी। भब्र अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने संबंधी जानकारी मिलती है। किसमें? भब्र अभिलेख में। धम्म का संस्कृत शब्द का प्राकृतिक रूप है, ठीक है। वर्तमान में जो है ये जहानाबाद जिले के बराबर की पहाड़ी में, ठीक ना, बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं के दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधु के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण प्रस्तुत है। यदि बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे आए 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज एक विद्वान था, जिन्होंने अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेखों को क्या किया? सबसे पहले पढ़ा था। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख में लिखा गया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ाया था? तो ये एक अंग्रेज विद्वान था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उसने 1837 में इसको पढ़ा था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा था। देखिए, 2 क्वेश्चन है कि अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और उसकी पुत्री का नाम क्या था? तो संघमित्रा था। तो संघमित्रा के नेतृत्व में एक दल श्रीलंका भेजा। अशोक ने क्या कर दिया कि श्रीलंका भेज दिया। और किस लिए भेजा था? तो बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए। अब देखते हैं, यहाँ पे आते हैं कि सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर कितने शेर बनाए गए हैं? 4 शेर हैं, ठीक है। जो हमें 3 दिखता है और एक पीछे जो नहीं दिखता है। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंह की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में क्या किया गया? अपना लिया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ से लिया गया। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। किस लिपि में अंकित है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि जानते हैं किधर से लिखा जाती है? दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। उसमें लिखा गया कि सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही हमेशा क्या होती है? सदा जीत होती है, विजय होती है। आगे बढ़ते हैं हम। बिहार के चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट
अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। और नंदनगढ़ का स्तंभ चित्र भी क्या है, यहीं से मिलता है। कहाँ से? बिहार के चंपारण जिले से, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि बिहार के रामपुखा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा अभी भी इस राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। मतलब राष्ट्र अशोक स्तंभ का जो हिस्सा था, जो मिला था, उसे कहाँ पे रखा गया है? जो रामपुखा में अशोक स्तंभ का हिस्सा जो मिला था, वो कहाँ रखा गया? तो राष्ट्रपति भवन में रखा गया। शिलालेख में प्रस्तुत लिपि देख लेते हैं। प्रयुक्त लिपि, ब्राह्मी लिपि जो थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, और खरोष्टी लिपि जो थी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, ठीक है। अशोक का 7वां अभिलेख की बात कर लें तो वह ज़्यादा लंबा है। अब आते हैं हम वहाँ पे कि उस समय अध्याय 10 हम पढ़ने वाले हैं, क्या? शहरी एवं ग्राम जीवन कैसा था प्राचीन समय में। तो लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम अधिकारियों एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन होने के कारण क्या था? तो जो अशोक के अधिकारी थे वो अक्षम थे, मतलब उनके पास क्षमता नहीं थी कुछ करने की, ठीक है। तो कमजोरी की वजह से, किसी भी चीज़ की कमजोरी जब हो जाती है तो आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा आप गणित में तेज हो, आप छोड़ दिए, कैलकुलेशन करने की क्षमता कम हो गई, तो ऐसे ही गणित कमज़ोर हो जाएगा। तो हर चीज़ की जो होती है, किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कमज़ोरी बनती जाएगी, और एक दिन क्या हो जाएगा? पतन का कारण बन जाएगा। आगे आता है सुदर्शन झील का जिक्र रुद्रदामन। रुद्रदामन मतलब जूनागढ़ के अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से मिलता है? जूनागढ़ के अभिलेख से। नेक्स्ट है कि मध्य एशिया। आगे देखते हैं कि मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था, जो चीन के रोमन साम्राज्य को पश्चिमी प्रांत से जोड़ता था, जिसे रेशम मार्ग कहा गया। किस कहा गया? सिल्क सिल्क वे कहा गया है। मध्य एशिया से भारत को जोड़ने का कार्य एक व्यापारिक था, जो चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने का काम करता था, उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के को भारत में पहली बार जारी किया था। किस शासकों ने? यूनानी शासकों ने। नेक्स्ट है कि आहत सिक्के क्या होते थे? चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्ह के आहत कर बना जाने के कारण आहत सिक्का, मतलब उसको जो है एक मोहर की तरह जो है ठप्पे लगा दिया जाता था। और उस ठप्पे लोग, आहत का मतलब क्या जानते हैं आप? चोट जानते हैं। जब आहत मतलब होता है चोट, तो जो चांदी या सोने का सिक्का हुआ करता था, उसी पर जो है एक प्रकार से जो है उसको आहत कर दिया जाता, मतलब मोहर लगा दिया जाता था, राजकीय चिन्ह का जो है ठप्पा लगा दिया जाता था, और उसी को आहत सिक्का कहा जाता था। कुषाण शासक के सिक्कों हमें बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं। कुषाण शासक के सिक्के हमें बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं। पटना का भिखन पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान है। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भिखना पहाड़ी का संबंध किससे है? तो हम बता देंगे कि बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का एक स्थान हुआ था, ठीक ना, जो भिखना पहाड़ी से संबंधित है। कहाँ पे स्थित है? तो पटना में स्थित है। गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मुखिया होता था, जिसे हम ग्राम भोजक कहते थे, ठीक है। तो ग्राम भोजक क्या है? तो गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति। अब देखिए, छोटे स्तर पर किसान जिसके पास अपनी भूमि होती रहती थी, उसे गृहपति कहते थे। गृहपति होता था क्या था? तो गृहपति क्या है? तो छोटे से किसान, ठीक ना, जिसके पास खुद की जमीन होती है, उसे हम गृहपति कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण भारत के बड़े किसान को वेल्लाल कहते थे। क्या कहते थे? वेल्लाल। वेल्लाल क्या होते थे? तो बड़े भूभाग वाले व्यक्ति को वेल्लाल, और छोटे भूभाग वाले व्यक्ति, छोटे भूमि वाले व्यक्ति को हम क्या कहते थे? उसको गृहपति कहते थे। छोटे किसान को उड़वार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उड़वार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों का कड़ैसियार और अदमई कहा जाता था। कड़ैसियार, भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दास को कडेशियार और अधिमई कहा जाता था। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग हीरा के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जातक कथाएं, जिसे पशु पक्षियों का कहानी बताई जाती है, तो जातक कथाएं आम लोगों में प्रचलित था। इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। कैसे निधन व्यक्ति अपनी चतुराई से व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता था। समकालीन भारत के तटीय शहरों टोंडी, मुजरिस, पुहार, अरिकेंडी समकालीन व्यापारिक नगर था। ये सब क्या है? व्यापारिक नगर थे। जो प्राचीन समय में क्या करते थे लोग? व्यापार किया करते थे, रास्ते से आवागमन किया करते थे। तो यह समकालीन भारत के तटीय क्षेत्रों में बात कर रहा है। अब हम पढ़ने वाले अध्याय 11 सुदूर प्रदेश से संपर्क, मतलब जो हमारे देश से दूर सटा हुआ प्रदेश था, उससे हमारा लगाव कैसा था, उसके बारे में देखिए। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया था? तो शुंग वंश आया, ठीक ना। और कहाँ पर था? तो मगध क्षेत्र में था।
संस्थापक कौन थे? पुष्प पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग थे जो शुंग वंश की स्थापना किए। और अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहदर्थ। सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता था। मिलिंद के नाम से कौन जाना जाता था? तो मिनांडर जाना था। ठीक ना? ये क्या था? तो ये प्रसिद्ध यूनानी शासक था। अब देखिए, यवन शासकों के पतन के बाद शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आया था। मतलब कनिष्क जो है मगध पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? अश्वघोष था। उनको क्या करता है? कैप्चर कर लेता है और उनको पेशावर ले आया। आगे देखते हैं कि रेशम मार्ग, जहां से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, परंतु इस बात पर कुषाण संस्कार नियंत्रण था। मतलब व्यापार तो होता था, लेकिन उस पर नियंत्रण करने का, कंट्रोल का पूरा कार्य किसको था? कुषाण शासक का था। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। किस धर्म को? ब्राह्मण धर्म को, जिसमें यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हो गया। तो बलि और यज्ञ की प्रथा का विकास किसमें हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ। और किस धर्म को बढ़ावा मिला? ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा मिल गया था उस समय। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बौद्ध विहार, बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास करता है। गंधार शैलों की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। मतलब गंधार शैली में जितनी मूर्तियां बनाई गई गौतम बुद्ध की, उसको देखने से क्या लगता है? तो वह सब इसकी प्रतीक है। यात्रा के समय जो चीजें उनको चित्रण में किया गया, वह सबकी प्रतीक है। गंधार शैली को इंड्रोमिक शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंड्रोमिक शैली। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा जो है किस काल में प्रमुख केंद्र कला का? तो कुषाण काल में। नेक्स्ट है कि मथुरा शैली। मथुरा शैली में स्थानीय रूप में उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। मथुरा शैली में जो भी मतलब बनाया जाता था मूर्तियां, उसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग कर दिया जाता था। आंध्र प्रदेश के अमरावती से बुद्ध की कई मूर्तियां मिली है। कहाँ से मिली है? अमरावती से मिली है। अमरावती शैली कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण मुक्त था। अमरावती शैली कला जो थी, विदेशी प्रभाव से पूर्ण मुक्त थी। अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान में वायुमान के पहाड़ के काट कर बनाया गया है। सबसे विशाल मूर्ति जो है कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में है। अब हम बात करते हैं अध्याय 12 की। देखिए, नए साम्राज्य एवं राज्य की कैसे कैसे उदय होता है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रभावशाली शासक था। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। समुद्रगुप्त के बारे में एरण अभिलेख। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि एरण अभिलेख का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से है। जो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। और विभिन्न प्रकार के सिक्के आदि से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे कि हरिशेन जो था किसका दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का था। अब आते हैं गुप्त वंश की वंशावली। देखिए, गुप्त वंश की वंशावली। श्रीगुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व थे। घटोत्कच 280 से 300 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त 319 335 ईसा पूर्व। और समुद्रगुप्त 335 से 375 ईसा पूर्व। उसके बाद रामगुप्त 375 से 415। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त सेकेंड द्वितीय शासक बना। ठीक है। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम का जिस शासक का उल्लेख मिलता है, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित क्या है? लौह स्तंभ है। ठीक है ना? और लौह स्तंभ में चंद्र नाम का जिस शासक का उल्लेख मिलता है, चंद्र नाम का एक उल्लेख है, दिया गया, उस पर लिखित है, वही क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। अब यहाँ पे देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की थी। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, फाहियान वाला। कुमारगुप्त के शासनकाल में शिक्षा के महान केंद्र कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी। ह्वेन कौन था? तो एक चीनी यात्री था। अब देखिए, यहाँ पे आते हैं कि पल्लवों का प्रथम
महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट था। पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में माना जाता है। द्रविड़ शैली के संस्थापक किसको माना गया है? तो पल्लवों को माना गया है। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशास्ति अभिलेख को किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। कामरूप असम का पुराना नाम है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। कामरूप है। कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना, जो हुड़ों को पराजित किया। किसको पराजित किया था? हुड़ों को। और शक्रादित्य के उपाधि धारण किए थे। आते हैं 13 नंबर पे आते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। संस्कृति और विज्ञान के बारे में अध्याय 13। भारत के इतिहास में चौथी एवं सातवीं सदी के बीच समय सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कौन सी? चौथी एवं सातवीं सदी जो थी, सातवीं सदी जो थी वो संस्कृति से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। कुमार संभव में कालिदास श्री पार्वती के प्रेम व्यथों का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। कालिदास की रचनाएं हैं यहाँ पे ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम और शूद्रक की रचना वृक्ष मट्टिकम ने किया था। लिख देते हैं मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस के चाणक्य की योजनाओं का वर्णन किया। मुद्रा राक्षस में किसकी योजना का वर्णन किया गया है? तो चाणक्य के, कौटिल्य के। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की थी। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। गर्भगृह मंदिर के अंदर का भाग जहाँ मूर्तियां रखते हैं उसको क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह क्या होता है? मंदिर का वह आंतरिक भाग जहाँ मूर्तियों को रखा जाता है। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ है। सारनाथ में क्या है? धार्मिक स्तूप है, बहुत गोला सा बना हुआ है। ठीक है ना। तो वह किसका निर्माण है? वह किससे बना हुआ है? तो ईंटों से। मूर्ति कला के क्षेत्र में चौथी से सातवीं शताब्दी के बीच मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र में उभरा, क्योंकि वहाँ मूर्तियों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया? निर्माण किया गया और रखा गया। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट में आता है कि विष्णु की प्रतीक, विष्णु जी की प्रसिद्ध मूर्ति, जो विष्णु जी की क्या है? प्रसिद्ध मूर्ति है। ठीक है ना। वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफा से मिला है। ठीक है ना। क्योंकि अजंता की गुफा में जो है अनेकों प्रकार की चित्रकारी की गई है। एलोरा के गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट ने कराया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा की गुफा का निर्माण कराया था। सबसे पहले ऋग्वेद पुस्तक की रचना हुई। ठीक है ना। सबसे पुराना वेद यही है, ऋग्वेद है। आयुर्वेद के विद्वान और महान चिकित्सक, ठीक है ना, धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। ठीक है। तो धन्वंतरी कहाँ रहते थे? जो चिकित्सक महान थे वह जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट है कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी गोल किसने बताया था? कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था। और अपनी ध्रुव पर घूमती है। शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य है। अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है? नाटक है। हर्षवर्धन की रचना किसने की? नागनंद ने रत्नावली प्रियदर्शिका। अध्याय 14 बताते हैं। डॉक्टर सदाशिव अलकेतर महान पुरातात्विक एवं इतिहासकार थे। काशी प्रसाद जायसवाल यह एक मिर्जापुर के निवासी थे। गुप्त ने इतिहास लेखन में क्रांति ला दी थी। पटना संग्रहालय की स्थापना केपी जायसवाल के प्रयास से हुआ। देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि पटना संग्रहालय की स्थापना किसकी वजह से होता है? तो जायसवाल के प्रयास से हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। केपी जायसवाल को लंदन में श्याम जी कृष्ण वरलाल हरदयाल टी सरकार से संपर्क हुआ। बिहार एवं उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? केपी जायसवाल थे। आइए अब देख लेते हैं हम। ठीक है। आइए हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी से इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। ये तो हमने एससीईआरटी बोर्ड से देख लिया, अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं। क्या, कब और कहाँ कैसे? देखिए प्राचीन में लोग संस्कृत और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती थी। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। जल्दी जल्दी मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ व्यास, सतलज, रावी, ठीक ना, झेलम, चिनाब है। कृषि का आरंभ 8000 ईसा पूर्व में हुआ। जो नदियाँ बड़ी नदियों में आकर गिरती थी वह सहायक नदी कहलाती थी। अशोक के शासनकाल में सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए। ठीक है। नेक्स्ट, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा की दक्षिण में फैला, ठीक है ना, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों सोन के आसपास का क्षेत्र जो है क्या कहता था? मगध।
आखेट का अर्थ क्या होता है? शिकार। पांडुलिपियाँ क्या होती थी? किसी पेड़ की छाल से बनाई जाती थी और लिखी जाती थी, उसको पांडुलिपि कहते थे। आ जाते हैं नेक्स्ट में। चैप्टर नंबर 2 से क्या है? एक ही शब्द है आखेट। खाद्य संग्रह से भोजन। इसके सारे प्रश्न एससीईआरटी में समाहित है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आते हैं तीसरा हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे। खाद्य संग्रह से भोजन का उत्पादन तक। कोल्ढिमा का संबंध कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले यहीं से धान का साक्ष्य मिला था। उसके बाद जम्मू कश्मीर बुरजहोम है, बिहार में चिराग खाद्य स्थान से संबंधित। देखिए यहाँ पे दे दिया खाद्य संग्रह से भोजन तथा उत्पादन तक। वर्गाकार तथा आयताकार मकानों के अवशेष को मेहरगढ़ में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। नवपाषाण काल स्थल असम में दाओसली हैंडिंग अवस्थित है। नेक्स्ट है कि आरंभिक मानव का भोजन का इंतजाम निम्न रूप से होता है। जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, पौधे पत्तियां फल फूल इकट्ठा करते थे, गैंडे के नीचे घर बनाकर रहने वाले को गर्तवास कहा जाता था। गड्ढे के नीचे, गड्ढे नहीं है, गड्ढे क्या है? गड्ढे हैं। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि शैल चित्र क्या होता है? मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में, ठीक ना, गुफाओं से संबंधित है शैल चित्र, क्योंकि पत्थरों पर क्या बनाए जाते थे? नक्काशी करती जाती थी। आरंभिक मानव औजार लकड़ी पत्थर हड्डियों के आदि के बने होते थे। आरंभिक मानव के औजार किससे बनते थे? लकड़ी पत्थर हड्डियों के बने होते थे। शुतुरमुर्ग के अंडे से मन के बनाए, मन के बने बनते थे। मन के मतलब क्या होता था कि एक गोलाकार होता था, उस पर जो होती थी डिजाइन की जाती थी। कुरनूल की गुफाओं से राख के प्रमाण मिले। आते हैं हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 पे। आरंभिक नगर बुर्ज होम कश्मीर में जमीन के नीचे निवास स्थान मिले। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। नेक्स्ट की बात करें, सबसे पहले पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। ठीक है। मेहरगढ़ के प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे। अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल में मिले। महानस नगर मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए। महानस नगर कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदाड़ो से। लोथल बंदरगाह स्थित है कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। आगे देखिए क्या बताती है हमें किताबें। किताबें ये बताती है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। ठीक है। वैदर्क राजा के धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित करता था। धार्मिक अनुष्ठान जितने भी होते थे पुरोहित करता था। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए। ऋग्वैदिक काल में घोड़े लड़ाई में रथ खींचने के लिए प्रयोग किए जाते थे। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा और परिवार की भाषा थी। ऋग्वेद में ऋषि मातंग सतलुज और व्यास नदियों के वार्तालाप थे। चरक ने चरक संहिता लिखी। ऋग्वेद में पुरोहित और राजा समूहों का वर्गीकरण करते थे। काम के आधार पर किया गया है। वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए जन या विष का प्रयोग किया जाता है। जन या विष शब्द जो होते हैं वैदिक काल में जनता के लिए किया जाता था। ये देखते हैं कि चरक क्या थे। चरक क्या थे? तो चरक एक प्रसिद्ध वैद्य थे। चरक ने चरक संहिता का लिखा। चरक ने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियों को वर्णन किया है। ऋग्वैदिक पुरोहित का काम क्या था? यज्ञ तथा अनुष्ठान करना। ऋग्वैदिक में वर्णित देवता कौन थे? इंद्र है। ठीक है। ये देखते हैं नए प्रश्न क्या है चैप्टर नंबर 7 से। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम है। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। महावीर की शिक्षा थी जियो और जीने दो। जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर थे। बुद्ध एक किस गढ़ से थे? शाक्य गढ़ से थे। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए एक सब क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उपनिषद का अर्थ क्या है? आसपास बैठना और फिर सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध के मार्ग क्या थे? मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। महावीर ऋषि के प्रमुख थे। अविवाहित होने की अवस्था ब्रह्मचर्य कहलाई। अविवाहित होने की अवस्था को ब्रह्मचर्य कहलाया गया। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा। जैन धर्म के संस्थापक कौन से? ऋषभ देव थे। नन और भिक्षु गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? दूसरी ये जो क्लास थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और यह चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया। हिस्ट्री की क्लास जो थी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। तो आपने देखा कि मैंने बहुत ही मेहनत से आपका हिस्ट्री ख़त्म किया और 6 का एससीईआरटी बोर्ड का ज्योग्राफी ख़त्म कर दिया है। तो आप जो है हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।